सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूआर सीरीज का पार्ट 5। क्यूआर सीरीज का पार्ट 5 और इस क्यूआर सीरीज में हम लोग आज का टॉपिक जो है वो टोटल 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स, ठीक है। दूसरा है टॉपिक प्रथम मंत्रिमंडल, ठीक है। और इस प्रथम मंत्रिमंडल में आपका अंतरिम मंत्रिमंडल भी, इंटरिम गवर्नमेंट भी शामिल होगा, जो इंटरिम मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने थे। तीसरा टॉपिक है आज का अनुसूची यानी कि शेड्यूल, ठीक है। चौथा टॉपिक है संविधान के स्रोत यानी कि संविधान का कौन सा चीज कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है संविधान संशोधन। इतने ब्रिलियंट तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आपको सारा एक टॉपिक याद हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, जब हमारा पहला संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय टोटल कितने पार्ट्स थे? 22। उस समय कितने पार्ट्स थे? 22। अभी कितने पार्ट्स हैं? 25, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूची थी यानी कि शेड्यूल कितना था? 8। कितने शेड्यूल अभी हैं? 12, यानी कि 4 शेड्यूल नए जोड़े गए हैं। जिस समय आपका संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395। और अभी कितने अनुच्छेद हैं? 448। 448। कुछ अनुच्छेद ऐड भी होते हैं, देख लीजिएगा अभी कितना है। हम जब पढ़े थे उस समय 448 था। और देखिए, जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी राष्ट्रीय भाषा में? भाषा, राजकीय भाषा का दर्जा जो था वो 14 भाषाओं का था, ठीक है। और अभी कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अभी कितनी है। अभी जो है टोटल 22 भाषा को आपका ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। और इस संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, ये आर्टिकल कितना से कितना तक है? कितना अनुच्छेद तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक है, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसके बाद भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता। और ये नागरिकता जो है कितना आर्टिकल्स है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। 5 से 11 तक हम आपको पहले बता चुके हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, ब्रांड, ठीक है। और नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके हैं, टीआरडी, ठीक है, बता चुके हैं। नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय देता है, ठीक है। गृह मंत्रालय देता है आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है। और देखिए, भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना से कितना आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक है। उसके बाद बात करते हैं भाग 4। भाग 4 में हमारा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये कितना से कितना है? 36 से 51। 36 से 51। चलिए अगला, 4 के बाद एक आपका छूट गया है, 4A, ठीक है। यहाँ पर छूट गया है 4A, यहाँ लिख देते हैं पार्ट 4A। पार्ट 4A, ठीक है, यहाँ 4A। और इस पार्ट 4A में क्या है? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है, याद रखिए। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है, 51A में, ठीक है। आपका पार्ट भी याद आ गया 4A, और ये हो गया 51A। याद रखिए, जहां भी ए वर्ड लगा हो यानी कि वो नया जोड़ा गया है, यानी कि वो नया जोड़ा गया है। तो इसे जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन में? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5। भाग 5 में केंद्र के बारे में है, यानी कि सेंटर के बारे में। और ये आता है आर्टिकल 52 से 151। इसी सेंटर में आपका क्या आ जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर आपका अटर्नी जनरल, कैग, ठीक है, जितना भी चीज आता है, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा चीज आ जाता है केंद्र में, 52 से 51। इसके बाद आता है आपका राज्य, ठीक है। दूसरा में आता है राज्य, जिसमें आपका गवर्नर,
है ना। आ जाता है इसमें आपका मुख्यमंत्री, और इसमें आ जाता है हाई कोर्ट। ये जितना भी चीज है वो आता है आर्टिकल 152 से 237 तक, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, याद रखना है सारा आर्टिकल जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, और पार्ट भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको आते हैं पार्ट 7, भाग 7। भाग 7 जो है पहले था लेकिन खत्म हो गया। भाग 7 का आर्टिकल एकमात्र था 238। याद रखिएगा, भाग 7 से संबंधित आर्टिकल 238 था। यानी कि अगर भाग 7 खत्म हुआ तो 238 भी समाप्त हो गया। लेकिन किस संविधान संशोधन में समाप्त हुआ? सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, इसी में समाप्त हो गया। और 7वां संविधान संशोधन में कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। और ये फजल अली आयोग क्यों फेमस था? क्योंकि यही 7वां संविधान संशोधन में राज्यों को भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों को डिवाइड किया गया था। फजल अली आयोग, 7वां संविधान संशोधन। आगे आते हैं भाग 8। भाग 8 का अगर बात करें, ये है संघ राज्य क्षेत्र। तो क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन टेरिटोरी के बारे में बोलता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोलता है। और ये संघ राज्य क्षेत्र का जो आर्टिकल है आपका, कितना है? 239 से 242 तक, 239 से 242 तक है इसका आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला, भाग 9 में। भाग 9 में है पंचायत। पंचायत हम पहले भी बता चुके हैं। भाग 9A में है म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर पालिका। भाग 9B में क्या है? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। ठीक है, तीनों का आर्टिकल आपको याद रखना है। पंचायत का आर्टिकल कहां से कहां तक है? 243 से लेकर 243 ओ तक। नगर पालिका का अब ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, तो ये पी से स्टार्ट होगा। 243 पी से ये आएगा 243 जेड जी तक। और ये आपका आ जाएगा 243 जेड जी के बाद क्या आता है? एच, जेड एच से 243 जेड टी। तो ये तीनों का आर्टिकल आपको याद रख लेना है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और उसके बाद पंचायत जो है किस संविधान संशोधन में जुड़ा था? 73वां, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और नगर पालिका जो है वो किस संविधान संशोधन में जुड़ा था? 74वां, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और सहकारी समिति किस संविधान संशोधन में जुड़ा था? 97वां, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ देखिए आपको 3 को संविधान संशोधन याद हो गया, 73, 74, 97। 73, 74, 97। और आपको याद रखना है जो पंचायत है उसमें कितना विषय है? 29 विषय है, 29 विषय है। ठीक है, नगर पालिका में कितना विषय है? 18 विषय है। ये दोनों भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जो नगर पालिका है उसमें टोटल कितना विषय रखा गया है? तो आपका 18 विषय रखा गया है। अब आते हैं भाग 10। भाग 10 का अगर हम लोग बात करें, ये आता है एससी एसटी क्षेत्र। एससी एसटी क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों को एससी एसटी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र घोषित किया गया है। और इससे संबंधित आर्टिकल है 244 और 244 ए, 244 और 244 ए। इसके बाद बात करते हैं भाग 11। भाग 11 में है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। और इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन का आर्टिकल है 245 से 263। याद रखिए, इसी में आपका जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, ये सब आता था 245 से 263। इसके बाद भाग 12। भाग 12 का बात करते हैं, तो ये है आपका वित्त, यानी कि फाइनेंस, संपत्ति। ठीक है, और वाद, वाद। ठीक है, तो वित्त, संपत्ति और वाद। ठीक है, वाद को ही बोलते हैं सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, बताया था आर्टिकल में 300 कितना था? 301। संपत्ति कितना में है? बताइए, 301 है कि 300 है? वाद और संपत्ति दोनों का आर्टिकल बताइए। और संपत्ति का बताइएगा किस संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को, मौलिक अधिकार से। आगे आते हैं 13। भाग 13 का अगर हम लोग बात करें, तो भाग 13 जो है ये आपका, इसको आप कमेंट कर दीजिए, भाग 13। इसी बहाने आप ढूंढिएगा तो कमेंट कीजिए कि ये क्या है, भाग 13 में आपका क्या दिया हुआ है, उसको कमेंट करके बताइए। भाग 14 का बात करते हैं। भाग 14 जो है ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो आपका सर्विसेज है वो आता है, यानी कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो सर्विसेज आती है वो आ जाता है भाग 14 में।
भाग 14A का बात करते हैं, भाग 14A। भाग 14 में आपका आता है ट्रिब्यूनल्स। भाग 14 में क्या आता है? ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाग 15, 15 में आता है आपका चुनाव। 15 में क्या आता है? चुनाव, यानी कि इलेक्शन। और इलेक्शन का आर्टिकल कितना से कितना तक आता है? 324 से 329A तक आता है। आर्टिकल 324 से 329A तक आता है। भाग 16 का अगर हम लोग बात करते हैं, भाग 16 आप लोग कमेंट करके बताइए भाग 16 में क्या है, याद रखिएगा। भाग 16 आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको भाग 13 बताना है कमेंट करके, भाग 16 बताना है कमेंट करके। 17 का ट्रिक दे देते हैं आपको। नोट पर कितनी भाषा होती है? 17 भाषा होती है। तो उसी से आपको याद रखना है। 17 में है राजभाषा आयोग, राजभाषा। ठीक है। और इसका आर्टिकल है 343 से 351। इसको ट्रिक क्या है इसको याद रखने का? नोट पर, जो हमारा नोट रहता है, उस पर कितनी भाषाएं होती है? 17 भाषा होती है, 17 भाषा होती है। तो नोट पर 17 भाषा होती है, इसीलिए आपका भाग 17 में राजभाषा। आगे भाग 18 का बात करते हैं। भाग 18 है इमरजेंसी। जैसे ही आपका 18 साल हुआ, माँ बाप के लिए आप खतरा हो गए, किसी के साथ भाग जाइएगा, शादी कर लीजिएगा, सरकार परमिशन दे दिया है, तो भाग 18 हो गया आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल। ठीक है, इमरजेंसी। और इसका आपको आर्टिकल हो जाएगा 352 से 360, 352 से 360। अगला हम लोग देखते हैं भाग 19। भाग 19 का बात करें तो ये है मिसलेनियस, यानी कि प्रकीर्ण, मिसलेनियस, यानी कि प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाग 20। भाग 20 का अगर हम लोग बात करें तो भाग 20 में आपका आता है संशोधन। ठीक है, संशोधन। और संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। भाग 21 में आता है विशेष उपबंध। कुछ चीजों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, वो विशेष उपबंध नहीं पूछता है, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे हैं। भाग 22 में आता है संक्षिप्त नाम। ठीक है, कि ब्रीफ में क्या बोलेंगे। ठीक है, ये भी नहीं पूछता जाता। संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ। याद रखिए ये दोनों लास्ट का नहीं पूछता है, एग्जाम में ये दोनों नहीं पूछता है। नहीं याद रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी जो बताए हैं, जिसमें स्पेशली आपको बताए हैं, वो आपको स्पेशली याद भी करना है। एग्जाम के पर्पज से आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब अगला हम लोग का संविधान के स्रोत, कि कौन चीज कहाँ से लिया गया। सबसे पहले अगर बात करें ब्रिटेन का, तो जहां पर भी आपका संसद वर्ड आता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे जैसे आप देख लीजिए संसदीय व्यवस्था, सबसे पहला क्या है? संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, पार्लियामेंट वर्ड जहां आ जाए। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, संसद वर्ड जहां आ जाए वो मार देना ब्रिटेन। और कुछ है? संघात ये नहीं, और है इसका हाँ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनात्मक, यानी कि बाई कैमरल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद बात करें सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है वो भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल का जो व्यवस्था है, अभी आपका मंत्री होगा। ठीक है, मंत्री से ऊपर एक मुख्यमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, ये सारा चीज जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, आधार पर जीत। चलिए, और अगर हम बात करते हैं, एक छूट गया आपका, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सारा चीज आपका ब्रिटेन का है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन और अमेरिका बहुत लंबा हो जाता है, ब्रिटेन और अमेरिका लंबा हो जाता है, इसलिए इसको याद करना भी जरूरी है। तो ब्रिटेन वाला तो हो गया। अब आते हैं अमेरिका का, अमेरिका का क्या क्या चीज है। अमेरिका से याद रखिएगा न्यायपालिका वर्ड जहां जुड़ गया, न्याय, न्यायपालिका, न्यायिक संबंधित कोई भी वर्ड, तो वो आपको मार देना है कहाँ? अमेरिका।
चलिए सबसे पहले आते हैं न्याय वर्ड से। न्यायिक अधिकार क्या आ जाता है? न्यायिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है। और न्याय वर्ड से कुछ आता है, देखते हैं। और है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन बताए थे आर्टिकल 137। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? 137 में है, 137 में है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो हमारा जुडिशियल जो आपका इंडिपेंडेंट है, वो आपका अमेरिका से ही लिया गया है। जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि तीनों न्यायपालिका, न्यायिक समानता, न्याय संबंधी वर्ड जहां जुड़ गया है, न्याय दिख गया हम लोग को, मार देना अमेरिका। ठीक है, अमेरिका मार देना है। और हम लोग बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है। विधान की सर्वोच्चता। जो हमारा विधान है, लॉ है, वो सर्वोच्च होगा। विधान की सर्वोच्चता ली गई है अमेरिका से, विधान की सर्वोच्चता। ठीक है। और क्या लिया गया है? महाभियोग, जो हम लोग इम्पीचमेंट लगाते हैं, महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाते हैं, तो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पे लगाते हैं, जजेस पे लगाते हैं, तो ये महाभियोग होता है। और महाभियोग के बाद अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार, ये तो छूट ही गया था भाई। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, एक तो बता दिए न्याय वर्ड, ठीक है, महाभियोग, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI। ठीक है। और मौलिक अधिकार के बाद अगर कुछ बच गया है तो वो बचा आपका निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। ये राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है उसका प्रावधान यहीं पे है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, अगला क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति आपका निर्वाचित होगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद तो हो ही गया, विधान की सर्वोच्चता हो ही गया। एक बचा आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 में होता है, वित्तीय आपातकाल भी आपका अमेरिका से लिया गया है। इतना चीज था आपका अमेरिका का। तो याद रखिए, ब्रिटेन और अमेरिका थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ये याद करना है। पता नहीं इनमें से कौन घुसा के पूछ दे एग्जाम में आपका। अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से आपको तीन चीज याद रखना है, तीन चीज। ठीक है, तीन चीज क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, देखिए अंतर क्या है यहाँ पे, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसका प्रावधान होगा। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये बताता है आपका आयरलैंड। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको शब्द ही याद रख लेना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकदम यही वर्ड याद रखना है। अंतर क्या है, देखिए यहाँ अंतर ये है, ये निर्वाचित, यहाँ है निर्वाचन, एग्जैक्टली यही वर्ड देगा आपको एग्जाम में, थोड़ा सा भी वर्ड भी चेंज नहीं करेगा। अगला है डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक तत्व, तो डीपीएसपी हो गया। और तीसरा है राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया गया जाता है सदस्यों को, तो राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में मनोनयन, मनोनयन, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए यहाँ पर राज्यसभा में मनोनयन है, लेकिन राज्यसभा में निर्वाचन बोल देगा। दो तरीका से चुना जाता है राज्यसभा में, एक तो मनोनीत किया जाता है 12 मेंबर को, 12 सदस्य को, और एक निर्वाचित किया जाता है 238 मेंबर को। तो ये जो निर्वाचित वाला है वो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन मनोनीत वाला आयरलैंड। तो यहीं पे लिख देते हैं राज्यसभा, राज्यसभा में निर्वाचन है ना, यानी कि यह हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। और इसका कौन सा पार्ट बचा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में? संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि एक बार देखिएगा, जो साउथ अफ्रीका है वहां पे बहुत आपको काले लोग मिलेंगे, है ना, बहुत लोग ऐसे में, काले छोड़िए, वहां पे बहुत लोग गरीब भी मिलेंगे। और गरीब कहने का मतलब है कि वहां पे लोगों को उत्थान की बहुत आवश्यकता है। साउथ अफ्रीका भूल जाइए, अफ्रीका खाली याद रखिए। अफ्रीका में किस जनजातियां बहुत ज्यादा रहती है? जनजाति
और उन जनजातियों का अभी तक विकास नहीं हो पाया है, यानी कि उनमें संशोधन की प्रक्रिया बाकी है। इसे इससे आप लोग याद रखिएगा कि संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से दी गई है। संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। आप लोग को कोई ना कोई टेक्निक जरूर याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद रखना है समवर्ती सूची, मनोनयन, प्रस्तावना और संयुक्त बैठक। यानी कि सबसे पहले हो गया समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तीन तरह का सूची होता है, स्टेट लिस्ट, आपका यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट जो है आपका समवर्ती सूची, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा मनोनयन। देखिए अब आप बोलिएगा सर मनोनयन तो वहां पे आपका यहाँ पर था, ये मनोनयन आपका इसमें है आयरलैंड में नहीं, वहां पर मनोनयन है राज्यसभा में। राज्यसभा में मनोनयन, स्पेशली राज्यसभा वर्ड दे दिया है, तो वो है आयरलैंड। लेकिन सिर्फ आपका मनोनयन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अंत में यहीं पे आपको फंसाएगा। अगला क्या है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, तो इसको आपको याद रखना है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, एक चीज और है, संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ फंसाएगा आपको, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे अब हम लोग आते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। एग्जैक्ट यही वर्ड याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली यही उठा के चिपका देता है एग्जाम में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्वेश्चन पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, आपको आंसर मारना है, जापान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जर्मनी। जर्मनी में आपको आपातकाल के, जैसे आपातकाल लिया गया, जनरली आपातकाल नहीं, आपातकाल के समय जो आपके मूल मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आप बोलिएगा आपातकाल है, इमरजेंसी है, लागू हुआ है, हमको मौलिक अधिकार दिया जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपातकाल के समय आपका मूल अधिकार को स्पेशल ऑर्डर निकालकर निलंबित कर दिया जाता है। तो आपातकाल के समय जो आपका मौलिक अधिकार का स्थगन होता है, वो लिया गया है जर्मनी से। मूल अधिकार का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, स्थगन, और ये जर्मनी से लिया गया है। और जर्मनी के किस संविधान से, जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर संविधान, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर संविधान, वीमर संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम लोग बात करते हैं यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर से आपको तीन चीज याद रखना है। पहला तो है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार बताइए कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार आपको लिया गया है अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन वही आपका मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, यानी कि रशिया से लिया गया है। इसके बाद आता है योजना आयोग। इसके बाद क्या आता है, योजना आयोग। सेकंड नंबर पे आता है योजना आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। और थर्ड नंबर पे आपका आता है प्रस्तावना में तीन वर्ड जोड़ा गया था। प्रस्तावना में तीन वो न्याय का बात किया गया था, तीन न्याय। ठीक है, कौन कौन न्याय है, तीन न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीन तरह का न्याय का बात किया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तीन तरह का राइट का बात किया गया था। आगे बात करते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है कि सबसे ज्यादा चीज 1935 का संविधान से लिया गया था, सबसे ज्यादा चीज यहीं से लिया गया था, यहीं से लिया गया था। यानी कि अगर हम लोग का संविधान बना तो सबसे ज्यादा चीज कहाँ से उठाया गया था, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठा लिया गया था। और इससे क्या उठाया गया था, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जो है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। और क्या लिया गया था भारत शासन अधिनियम से, न्यायपालिका व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था, ये लिया गया था। कनाडा का अगर हम लोग बात करें तो कनाडा से लिया गया था अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि रेसिड्यूअल पावर्स।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेसिड्यूअल पावर्स। ये जो रेसिड्यूअल पावर्स है ये आपका कनाडा से लिया गया था। और क्या लिया गया था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, यानी कि फेडरल सिस्टम, ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो भी आपका कनाडा से लिया गया था। और राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो भी आपका कनाडा से लिया गया था। यानी कि कनाडा से 3 को बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया गया था, जिसमें ये और ये रिपीटेड है। बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रिपीटेड है। मौलिक अधिकार रिपीटेड है, मौलिक कर्तव्य रिपीटेड है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता रिपीटेड है, महाभियोग रिपीटेड है। तो ये सब क्वेश्चन फेमस है जो पूछता है। अब अगर हम लोग बात करें फ्रांस से क्या लिया गया था, लास्ट बचा वो फ्रांस। फ्रांस से लिया गया था गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक चीज जो है ये लिया गया था फ्रांस से। और 3 को फ्रांसीसी क्रांति का नारा लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये कहाँ से लिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। देखिए, अब आपका ये अगर फ्रांसीसी क्रांति पूछा है तो आपका होमवर्क है, आपको करना क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको जर्मनी का एकीकरण अच्छे से पढ़ना है। जर्मनी का एकीकरण यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, पढ़ लेना है। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति 1917, है ना, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ लेना है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ लेना है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, उसके बाद आपको, तृतीय विश्व युद्ध तो हुआ नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, एक और चीज आपका बच गया, चीनी क्रांति, चीनी क्रांति, चीनी क्रांति। तो ये 8 को चीज अगर आप वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं और अगर ये 8 चीज पढ़ लेते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है। बीएसएससी यही पूछता है, और इसको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू उठा के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन रिपीट करता है। जैसे पिछले बार पूछा था चीनी क्रांति के बारे में, हम लोग से बीएसएससी सीजीएल का मेंस में पूछा था, मेंस में। ठीक है, चीनी क्रांति जो है इसके बारे में पूछा था आप लोग एकदम, और प्री में भी पूछा हुआ है, प्री में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रथम मंत्रिमंडल और अंतरिम मंत्रिमंडल। तो हम आपको प्रथम मंत्रिमंडल बताएंगे और ब्रैकेट में अंतरिम मंत्रिमंडल भी बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भी बी पटेल लिख देते थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल और क्या थे, पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, फर्स्ट उप प्रधानमंत्री भी थे। और क्या था बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, प्रसारण मंत्री भी थे। ठीक है, तो ये तो याद रखना ही है। अब देखिए विदेशी मामले के बदले, विदेशी मामले के मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये किस चीज के मंत्री थे, राष्ट्रमंडल के। ठीक है, राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। और किस चीज के मंत्री थे, वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे, वैज्ञानिक शोध के मंत्री। ठीक है, और किस चीज के मंत्री थे, राज्य मामले, जितने भी राज्य संबंधी मामले होते थे राज्य मामले में यही थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। जहां हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ समझ लीजिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रथम मंत्रिमंडल है, ये जितना चीज बता रहे हैं प्रथम मंत्रिमंडल है। अब देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं सेम, सेम यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में भी यही थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ही थे,
और प्रथम मंत्रिमंडल में भी यही थे। ठीक है, अब देखिए प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। आजाद। लेकिन यही आपका अंतरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे शिक्षा मंत्री? इंटरिम गवर्नमेंट में अगर शिक्षा मंत्री का बात करें तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। दोनों क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज मत कीजिए, ये भी पूछता है ये भी पूछता है। ठीक है, इसीलिए दोनों याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं रेल एवं परिवहन मंत्री। अगर आपको प्रथम मंत्रिमंडल का बात करें तो पहला मंत्रिमंडल में रेल और पर्यावरण मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई। लेकिन यही अगर इंटरिम गवर्नमेंट में पूछ दे कि अंतरिम जो गवर्नमेंट बना था उस समय रेल मंत्री कौन था? आसफ अली। आसफ अली। ठीक है, हम कैसे याद रखे थे आसफ अली? गदर मूवी देखे थे ना? गदर मूवी में जो अमीषा पटेल है उसका बाप का नाम रहता है आसफ अली। जो क्या बोलते हैं, उखाड़ता है चापाकल तो बोलता है आसफ अली, है ना, वही वाला है। और देखते देखते लास्ट में रेले पे भागता है ना उसको लेकर, अमीषा अमीषा पटेल और उसका बेटा को लेकर। तो उसी से याद रखिए रेल मंत्री जो थे वो आसफ अली थे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में। बाकी जॉन मथाई थे नॉर्मल, आपका प्रथम मंत्रिमंडल में। आगे बात करते हैं विधि और कानून मंत्री। विधि या कानून मंत्री बात करें तो ये थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। लेकिन यही अगर आपका इंटरिम गवर्नमेंट का बात कर ले, इंटरिम गवर्नमेंट का बात कर ले तो इंटरिम गवर्नमेंट थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। मंडल। अब आपका बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। लेकिन यही अगर हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट का बात कर ले, इंटरिम गवर्नमेंट में हमारा स्वास्थ्य मंत्री कौन था? गजानतर अली खां। गजानतर अली खां। वाणिज्य मंत्री का बात करें तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को ही बोलते हैं हमारा न्यूक्लियर मैन ना, है ना, जो हमारे देश में न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह का जनक जो माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है ना। ऐसे मिसाइल मैन तो हम लोग उनको बोलते हैं अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन होमी जहांगीर भाभा जो है ये एक्चुअली में आपका न्यूक्लियर साइंस जो है भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और स्पेस साइंस लाने का श्रेय भारत में जाता है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ये दोनों का नाम आपको, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करना है, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत में किसने स्टार्ट किया? होमी जहांगीर भाभा। और अगर आपसे पूछे स्पेस प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है, और एक आपका है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वो इन्हीं भाभा के नाम पर है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे, है ना, ट्रॉम्बे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाणिज्य मंत्री है होमी जहांगीर भाभा। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे? इंटरिम गवर्नमेंट में, तो इंटरिम गवर्नमेंट में आपके वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई आई चंद्रीगर। आई आई चंद्रीगर। तो चंद्रीगर नाम याद रखना, नहीं पूछता है क्वेश्चन, नहीं पूछता है। चंद्रीगर नहीं पूछता, पूछेगा तो यही जहांगीर भाभा के बारे में पूछता है। चंद्रीगर नहीं पूछता, इसको मिटा ही देते हैं, या छोड़िए इसको क्रॉस लगा देते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। चंद्रीगर नहीं पूछता है। वित्त मंत्री का बात करें तो प्रथम वित्त मंत्री थे के सनमुखम चेट्टी। के सनमुखम चेट्टी, फेमस क्वेश्चन है, के सनमुखम चेट्टी। लेकिन यही अगर इंटरनल गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का बात करें तो ये हो जाएगा लियाकत अली। और ये वही लियाकत अली हैं जो भारत के आज़ाद हो, सॉरी, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे ये लियाकत अली। यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में बने लेकिन प्रथम मंत्रिमंडल में नहीं बन पाए, क्योंकि प्रथम मंत्रिमंडल बन गए के सनमुखम शेट्टी और लियाकत अली चले गए पाकिस्तान। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट में तो बने लेकिन प्रथम मंत्रिमंडल में नहीं बने। और बात करते हैं खान और ऊर्जा मंत्री का बात करें तो वी एन गाडगिल। गाडगिल, वी एन गाडगिल। याद रखिएगा इंटरिम गवर्नमेंट में इनके जगह पर कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में होमी जहांगीर भाभा जो थे वो खान मंत्री थे। एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा, वो खान मंत्री थे। संचार मंत्री का अगर बात करें
तो रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। श्रम मंत्री का अगर बात करें तो श्रम मंत्री है जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम। और ये अगर खाद्य एवं कृषि मंत्री का बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो ये हमारा इंटरिम गवर्नमेंट वाला भी यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल भी आपका और प्रथम मंत्रिमंडल समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं अनुसूची पे। अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ संशोधन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बहुत फेमस संशोधन है। तो जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या थी 8, बाद में अनुसूची हो गए 12। तो यहाँ पर पहले हम 8 लिखे हैं और फिर यहाँ पर 4 को बाद में संशोधन वाला को लिख दिए हैं। अब देखिए, अनुसूची को याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में गिन लीजिए, ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि ये टोटल आपका अनुसूची 12 का 12 याद हो गया। अब टी से क्या होता है? टी से होता है टेरिटोरी, टेरिटोरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। यानी कि इसी में आपको नए राज्य के गठन का प्रावधान भी इसी में है, ठीक है। नए राज्य के गठन का प्रावधान इसी में है, ठीक है। दूसरा में अगर बात करें तो दूसरा में ई का मतलब होता है इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स को बोलते हैं भत्ता। जो सरकारी कर्मचारी को जो भत्ता मिलता है ना, ये वही भत्ता है। ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स यानी कि भत्ता। वेतन के साथ आपको भत्ता भी मिलता है, जैसे महंगाई भत्ता है ना, डियरनेस अलाउंस। जैसे आप महंगाई बढ़ती है, डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है। ए का बात करें तो ए को बोलते हैं एफर्मेशन, एफर्मेशन यानी कि एफर्मेशन को बोलते हैं ओथ यानी कि शपथ, ओथ यानी कि शपथ। यानी कि अगर आपसे बात करें किसी भी चीज का शपथ अगर बात करें तो अनुसूची 3 में है, शपथ जो है अनुसूची 3 में है, ठीक है। चौथा में बात करें आर, आर मतलब राज्यसभा, आर का मतलब राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में जो सीट है वो 4 में है। 5 का अगर हम लोग बात करें, 5 में एस का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। आगे और बात करते हैं, ओ का बात करते हैं। ओ का मतलब अदर, अदर ट्राइबल एरिया, अदर ट्राइबल एरिया। और अदर ट्राइबल एरिया में आपको 4 को याद करना है, ए एम टी एम, ए एम टी एम याद कर लीजिए, भी आई है एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। ए एम टी एम से कौन कौन आता है? ए से आता है असम, एम से आता है मेघालय, टी से आता है त्रिपुरा और एम से आता है मिजोरम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एफ का अगर हम लोग बात करें, एफ से आता है फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट। और फेडरल लिस्ट में आपको 3 तरह का लिस्ट है, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अगला है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। हम बता चुके हैं हमारे देश में टोटल 22 को ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 भाषा, 22 भाषा ऑफिशियल है। लेकिन जब संविधान आज हम लोग को बना था उस समय 14 भाषा था ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि टोटल 8 गो भाषा नया बना है। 8 भाषा, कितना भाषा नया बना है? 8 गो भाषा नया बना है। इस 8 भाषा का हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन नया बना है। नौमा, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हम लोग 8 पढ़ लिए, ठीक है, 8 पढ़ लिए। अब बचा 4, अब बचा 4, एल डी पी एम, ठीक है। एल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन था, उस जमीन को जमींदार से छीन कर गरीब इंसानों में बांट देना, इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म, इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। और ये 9वीं अनुसूची में भी आई 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 9वीं अनुसूची में किसी भी चीज को डालने का मतलब है कि इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और लैंड रिफॉर्म में टोटल कितना कानून था?
284 कानून, 284 कानून याद रखिएगा, 284 कानून बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो आपका किस संशोधन में लाया गया, यहाँ लिख देते हैं संशोधन, ठीक है, संशोधन यहाँ लिख देते हैं। पहला संविधान संशोधन लैंडे रिफॉर्म में आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1951, 1951 पहला संविधान संशोधन। और याद रखिएगा लैंड रिफॉर्म अगर किसी को भी शेड्यूल 9 में अगर डाल दिया, मान लीजिए आपको दहेज प्रथा, दहेज प्रथा को शेड्यूल 9 में डाल देंगे मान लीजिए, तो किसी को भी शेड्यूल 9 में डाल देंगे, उसको उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, न्यायिक समीक्षा पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा होगा ही नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। शेड्यूल 10 यानी कि अनुसूचित 10 में क्या है? डी, डी का मतलब याद रखिए डिफेक्शन, डी का मतलब डिफेक्शन, यानी कि डी का मतलब ये भी आ सकता है दल बदल, डी मतलब दल बदल, डिफेक्शन यानी कि दल बदल। बहुत बार क्या होता था, पार्टी लोग अपना दल बदल लेता था, इसको रोक दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, डिफेक्शन को खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। ठीक है, तो दल बदल कानून जो बना है अनुसूचित 10 में बना है, और इसके लिए अमेंडमेंट है 10th, 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1985। 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1985। ठीक है, आगे 11 में है आपका कौन? 11 में पंचायत, पी का मतलब पंचायत, और 12 में है नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, और अगर बात करें पंचायत का 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1992। और नगर पालिका क्या कितना है? 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, और अगर बात करें तो पंचायत में 29 विषय, नगर पालिका में 18 विषय, 18 विषय। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस टॉपिक में थोड़ा मजा आएगा, मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है इस टॉपिक को। पहला, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चारों जो आपका अनुसूची जुड़ा है उसको, और चारों अनुसूची तो अभी बताइए दिए हैं, ये देखिए पहला, 10वां, 73, 74, तो वही चार को रिपीट है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी ए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या किया गया था? अनुसूची 9 जोड़ा गया था, अनुसूची 9 जोड़ा गया था। ठीक है, 52वां में क्या जोड़ा गया था? अनुसूची 10, अनुसूची 10। 73वां में अनुसूची 11, और 74वां में अनुसूची, अनुसूची 12। ठीक है, और बात करते हैं अनुसूची 9 में क्या था? लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार, भूमि सुधार। अनुसूची 10 में क्या था? दल बदल कानून, डिफेक्शन वाला था ना, दल बदल कानून। ठीक है, 11 में क्या था बताइए? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूची 12 में क्या था? नगर पालिका, नगर पालिका। और बात करें तो अगर किसी को भी शेड्यूल 9 में डाल देंगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि नो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा। और 10 में बात, 10 तो हो गया, 11 का बात करें तो 21 संविधान 73वां संविधान संशोधन पार्ट 9 में था, पार्ट 9 में था। और क्या बात करें, इसमें 29 विषय है, 29 विषय है। चलिए अब नगर पालिका का बात करते हैं तो पार्ट 9A में था, किसमें था? पार्ट 9A में कितना विषय? 18 विषय, 18 विषय था इसमें। चलिए टोटल हम लोग का रिवीजन हो गया। आगे अब आते हैं राज्य के बारे में। ये तो हम लोग चारों पढ़ लिए अनुसूची के बारे में। अब इतना जो है, इतना लगातार यहाँ से यहाँ तक राज्य के बारे में। जैसे 7वां संविधान संशोधन 1956, अगर इसका बात करें तो 7वां संविधान संशोधन में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश आया था। ठीक है, क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, की सिफारिश। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश यानी कि हम बताया था आपको कौन आयोग था? फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। और ये फजल अली आयोग फेमस क्यों था? क्योंकि ये राज्यों को भाषाई आधार पर डिवाइड किया था। और बात करते हैं जिस समय हमारा संविधान बना था उसमें 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी आपको याद रखना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, आपको फंसाता है। आगे आते हैं
10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन का बात करें तो इसमें दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, है ना? सिलवासा ही ना, सिलवासा ही है। दादर नगर हवेली को यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ठीक है, ये कब मिला? ये मिला आपको 10वां संविधान संशोधन। आगे आते हैं 12वां। 12वां संविधान संशोधन का बात करते हैं तो गोवा, दमन दीव, ये यूटी बना, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, और उसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी बना। अब देखिए इस तीनों को याद करने का तरीका समझिए, इस तीनों को याद करने का तरीका। आप बोलिएगा सर हमको इतना कैसे याद होगा? डी जी पी, डीजीपी, डीजीपी। डी हो गया 10वां, जी हो गया 12वां, पी हो गया 14वां, दो दो छोड़ के 10 12 14। ठीक है, डी से हो गया दादर नगर हवेली, जी से हो गया गोवा और पी से हो गया पुदुचेरी। दादर नगर हवेली, गोवा, पुदुचेरी, ये तीनों बना है यूनियन टेरिटोरी। देखिए तीनों आपको केंद्र शासित प्रदेश ही बना है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, तीनों केंद्र शासित प्रदेश बना है। यानी कि गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश बना था, बाद में गोवा राज्य बना। तो गोवा कब राज्य बना वो भी देखेंगे। गोवा राज्य बना 56वां में, 56वां में राज्य बना। यहाँ गोवा बना था यूनियन टेरिटोरी। यहाँ पर यूनियन टेरिटोरी बनाने का रीजन क्या है? गोवा जो है किससे अलग हुआ था? गोवा उससे पुर्तगालियों से अलग हुआ था। तो याद रखिए कब अलग हुआ था? 19, इसको लिख ही देते हैं। गोवा जो है, गोवा, गोवा का जी से गोवा, गोवा 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। ठीक है, विजय, ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को जीतने के लिए। अच्छा, एक एक था आपका क्या बोलते हैं, हैदराबाद को जीतने के लिए कौन सा चलाया था? ऑपरेशन पोलो, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद जब आपका बना था तो उसमें ऑपरेशन पोलो चला था, ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेशन पोलो। आगे बात करते हैं 18वां संविधान संशोधन का बात करते हैं। तो 18वां संविधान संशोधन आया है आपका कब? 1966 में, 1966 में। और इसमें आपका कौन सा बना है? पंजाब और हरियाणा। देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों तो आपका एक ही साथ बनेगा जब भी बनेगा, पंजाब और हरियाणा, और ये राज्य बना है। पंजाब और हरियाणा आपको क्या बना? राज्य बना, राज्य बना। किससे अलग होकर? असम से अलग हुआ है, असम से अलग हुआ है ये। पंजाब और हरियाणा असम से अलग हुआ। सॉरी, गलती होगी, गलती बोल दी है। असम कहाँ, पंजाब हरियाणा कहाँ भाई? ठीक है, पर मतलब ये पंजाब और हरियाणा से बना है राज्य। ठीक है, अलग अलग राज्य बना, पहले दोनों एक ही था, पंजाब नाम से ही था, हरियाणा नाम नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन का अगर हम बात करें तो ये 1969 में हुआ है। 1969 से आप याद रखिएगा, 1969 फेमस ईयर है क्योंकि इसी समय इसरो बना था। इसरो, इसरो बना था। और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे कहाँ पर? चंद्रमा पर, मून पर गए थे, मून पर, चंद्रमा पर गए थे। 1969 बड़ा फेमस समय है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा 1969 जो है ये आपका मेघालय, मेघालय बनने का भी समय है। मेघालय अलग राज्य बना, मेघालय राज्य बना, राज्य बना। और मेघालय बना था असम से अलग होकर। जितना भी राज्य था मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट का, वो पहले असम से ही अलग हुआ था, असम से अलग होकर अलग हुआ था। अब बात करें 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम बना था। सिक्किम, सिक्किम को क्यावां राज्य का दर्जा? 22वां राज्य का दर्जा मिला था, 22वां राज्य का दर्जा मिला, दर्जा मिला। और याद रखिए सिक्किम जो है बिहार सरकार का फेवरेट क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन सिक्किम वाला। इसीलिए आप कुछ याद करें ना करें, सिक्किम जरूर याद करना है आपको। ठीक है, आगे 13वां संविधान संशोधन। अब इसमें देखिए आपको 13वां संविधान संशोधन आपको क्या याद रखना है? 371 ए, हम बताए थे 371 ए, नागालैंड, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा, नागालैंड को विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान नागालैंड को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 53वां संविधान संशोधन। 53वां में है 371 जी, जी यानी कि मिजोरम, जी यानी कि मिजोरम,
और मिजोरम को दर्जा मिला है 371 में। और इसमें बात करते हैं 53वां में, तो 371H, और इसमें 371I। जब आप ABCD पढ़िएगा तो GHI लगातार आता है। 53, 55, 56, 54 को छोड़ देना है, ठीक है। 53, 55, 56, 53, 55, 56, GHI। GHI हम आपको बताए थे जब आपको अनुच्छेद बताए थे, तो 371 G में आता है मिजोरम, H में आता है अरुणाचल। ने आपको बोले थे अरुणाचल पढ़ने, याद रखिएगा, अरुणाचल, अरुणाचल। और ये है आपका गोवा, आई से गोवा, हम बताए थे गोवा में मांडवी नदी बहती है, मांडवी नदी बहती है। मांडवी का लास्ट में क्या आता है, आई। आई यानी कि 371 आई, 371 आई, 371 आई। का मतलब मांडवी, मांडवी मतलब गोवा। पता नहीं हम जैसे याद किए आप लोग को याद होगा कि नहीं, हम इसी तरीके से याद किए। गोवा राज्य बना, मिजोरम राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश राज्य बना, ये सारा आपका राज्य बना, ठीक है। तो ये आपको याद रखें, 53, 55, 56, 53, 55, 56, ठीक। तो ये आपको 371 वाला भी याद आ गया। एक सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब ये होता है कि तो याद करने में आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा। आगे बात करते हैं अब लैंग्वेज, यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज। सबसे पहले जब संविधान बना था उसमें 14 लैंग्वेज था, बाद में 22 लैंग्वेज हो गया, यानी कि 8 लैंग्वेज नया बना है। अब वो 8 लैंग्वेज कैसे बना देखिए। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। और 1967 में क्या होता है, सिंधी भाषा जुड़ा था, सिंधी भाषा, सिंधी जुड़ा था। और सिंधी जो था किस किस शेड्यूल में जुड़ेगा, 8वां शेड्यूल। हमेशा किस शेड्यूल में जुड़ेगा, 8वां शेड्यूल, क्योंकि 8वां शेड्यूल अनुसूची में भाषा का जिक्र है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। तो पहला जो 21वां संविधान संशोधन में एकमात्र भाषा जुड़ा, सिंधी, सिंधी। तो सिंधी हमारा क्या भाषा हो गया, 15वां। क्यों, क्योंकि पहले 14 भाषा था, ये हो गया 15वां, ठीक। अब 71वां संविधान संशोधन, 71वां को याद रखिए, नमक, नमक, इसका टेक्निक क्या है, नमक। 9 से हो गया नेपाली, ठीक है। मौ से हो गया मणिपुरी, मणिपुरी। और क से हो गया कोंकणी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसका ट्रिक हो गया नमक, नमक, ठीक है। और ये 71वां संविधान संशोधन में, 71वां संविधान संशोधन में। अब आते हैं 52वां संविधान संशोधन। कैसे जोड़ दीजिए दोनों को, 71 रखिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92। 21 और 71 को जोड़िएगा, 92 हो जाएगा। और इसमें आपको 4 भाषा को जोड़ा जोड़ा गया, बोर्ड मास है ना, या देखिएगा बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास कैसे याद कीजिएगा, BO से हो गया बोडो, है ना। D से हो गया डोगरी, D से हो गया डोगरी, बोडो डोगरी। M से हो गया मैथिली, ठीक है। MA से हो गया मैथिली, है ना, MA से मैथिली। और S से हो गया संथाली। देखिए, देखा बन गया ट्रिक, देखिए। BO से हो गया बोडो, बोडो, ठीक है। D से हो गया डोगरी, MA से हो गया मैथिली। और S से हो गया संथाली। यानी कि इस चारों भाषा को कब जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो ये आपको बोर्ड मास तरीका याद रखना, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। आगे आते हैं, अगला हम लोग जो है इसको VBI मार्क कर दीजिए। 42 और 44, ये दोनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस दोनों को तो जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, लघु संविधान। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज, बहुत सारा चीज का संविधान इसमें ये हुआ था, चेंज हुआ था, बहुत ज्यादा चीज का। तो देखते हैं क्या क्या चीज चेंज हुआ था 42वां संविधान संशोधन में। जो सबसे पहला चेंज हुआ था, इस समय देखिए, इस समय जो प्रेसिडेंट थी, सॉरी PM थी, वो थी इंदिरा गांधी। जो हमारे प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी चाहती थी देश में एक मार्शल लॉ लाना, एक आयरन लेडी की तरह बिहेव करना चाहती थी। वो अपना इच्छा जाहिर करना चाहती थी, वो चाहती थी कोई भी इसको रोके नहीं, ये जो करना चाहती करे, एकदम इंडिपेंडेंट, तानाशाह बनना चाहती थी। तो ये तानाशाह बनने के क्रम में क्या की, बहुत सारा कानून में चेंज कर दी। और जो चेंज की, बदली, वो है 42वां संविधान संशोधन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोई चीज ऐड किया गया, शामिल किया गया, तो ऐड करने वाला हो जाएगा 42वां। हम आपको जोड़ा गया, कोई भी चीज जोड़ा गया, जोड़ा गया तो होगा 42वां में, 42वां में जोड़ा गया, याद रखिएगा। और कोई चीज हटाया गया, हटाया गया, तो वो हो जाएगा 44वां, हटाया गया वो हो जाएगा 44वां। तो ये ही ट्रिक है आपका एग्जाम में। अगर आपको कोई संविधान संशोधन याद नहीं आए, 42 और 44 में डाउट अगर हो, तो जो अगर जोड़ने का बात करें तो 44वां, 42वां,
और हटाने का बात करें तो 42वां 44वां। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ा, प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ा। अब देखिए जुड़ा, जोड़ा, जोड़ा, जोड़ने वाला वर्ड आ गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ा, कौन कौन? पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, समाजवाद, और एक वर्ड जुड़ा है अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जुड़े, 3 शब्द जुड़े। कौन कौन शब्द जुड़ा? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द जुड़ा है आपको प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था, राष्ट्रपति चाहे तो बहुत सारा बिल को हटा भी सकता था, लेकिन ये लोकसभा में ऐसा कानून पारित किया गया कि राष्ट्रपति जो है एक बार बिल को वापस करेगा, 2 बार बिल को वापस करेगा, तीसरा बार उसको मंजूरी देना ही पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए, इस सलाह के लिए बाध्य किया गया, के लिए बाध्य किया गया, बाध्य किया गया। अब देखिए ये आप पकड़िए, डाउट आपको होगा कि 42 में है कि 44 में है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह के लिए बाध्य किया गया, यानी कि राष्ट्रपति का पावर कम किया गया, पीएम का पावर बढ़ाया गया। पीएम का पावर बढ़ाने का काम कौन करेगी? इंदिरा गांधी, यानी कि 42वां। आगे बात करते हैं। भाग 4 ए जोड़ा गया, भाग 4 ए। भाग 4 ए किस आर्टिकल में है? 51 है, आर्टिकल 51 है। ठीक है, और इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया, जोड़ा गया। अब फिर बताए थे आपको, जोड़ा गया, जहां भी जोड़ा गया वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और किस कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य है? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 इसमें पॉइंट था। कितना पॉइंट था? 10 पॉइंट था। इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया जो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें यह बोला गया कि अभिभावक को 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना उनका कर्तव्य है। और वो था इसका 11वां पॉइंट, जो 86वां संविधान संशोधन में आया था। लेकिन जिस समय ये 42वां संविधान संशोधन आया था उस समय इसमें केवल 10 पॉइंट था, 10 बिंदु था। आगे आते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में चेंज किया गया। क्या किया गया? इसमें 5 को जो विषय था, 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया, शामिल किया गया, जोड़ा गया। शामिल करना मतलब जोड़ा गया, फिर जोड़ा गया वर्ड आ गया, यानी कि ये 42वां संविधान संशोधन शामिल किया गया। और वो कौन था? 5 गो चीज, 5 विषय। ये पांचों विषय को आपको याद रखना है। ट्रिक देखिए, एस भी एम भी एन, एस भी एम भी एन। एस से हो गया भैया शिक्षा, शिक्षा। भी से हो गया वन, एम से हो गया मापतौल, भी से हो गया वन्यजीव, वन्यजीव संरक्षण, और एन से हो गया न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। एस भी एम बी एन, एस भी एम बी एन, यानी कि शिक्षा वन। अब देखिए भी 2 बार आया है, एक बार वन है, एक बार वन्य जीव। देखिए एक बार वन है, एक बार वन्य जीव। ठीक है, एस भी एम भी एन से हो गया न्याय प्रशासन। आगे बात करते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन का बात करें तो इसमें आपको कोई भी चीज हटाया गया, यानी कि हटाने वाला बात करता है ये। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो इसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, अधिकार को मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार पहले कितना में था? 31C में था, से हटाकर विधिक अधिकार। अब क्या बन गया? मौलिक अधिकार नहीं, अब केवल एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। अब विधिक अधिकार कितना कितना आर्टिकल में? 300A बना दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब एक विधिक अधिकार है।
अब बात करते हैं 352 का, यानी कि आर्टिकल 352 जो है, जिसमें हम नेशनल इमरजेंसी का बात किए हैं, उसमें एक वर्ड चेंज किया है। आंतरिक अशांति शब्द हटाया है, आंतरिक अशांति शब्द हटाकर हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा है, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह किया गया, यानी कि एक वर्ड हटाकर दूसरा वर्ड किया गया। और बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन में, कि आपको देखिए, जब हम बताए थे कि जब भी आपका मौलिक क्या बोलते हैं आपातकाल इमरजेंसी लागू होगा, तो आपातकाल के समय आपका मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा। मौलिक अधिकार निलंबित करने का जो हम बात किए थे वो कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। लेकिन दो आर्टिकल को छोड़कर, दो आर्टिकल जो है आपका कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 20 और 21, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को आपात की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता। एक और बात करते हैं, नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन है बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामला, ये बेरूबारी मामला क्या है? देखिए, बेरूबारी मामला क्या होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, मान लीजिए इंडिया है, इधर साइड इंडिया है और इधर साइड पाकिस्तान है। इन इसका जो एक लाइन खींच दिया था, इसका बीच का डिवीजन करने वाला कौन था? रेड क्लिफ। ठीक है, इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवीजन किया था, रेड क्लिफ किया था। तो अब देखिए, कुछ जगह ऐसा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थाना है, ठीक है, एगो थाना है या एगो घर है, ठीक है, वो घर ऐसा था, ऐसा डिवीजन किया था ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इतना दूर बीच में छूट गया। वो ना तो इंडिया में आ रहा था, ना तो पाकिस्तान में आ रहा था। जैसे कुछ एक दो थाना था, बेरूबारी थाना था, बेरूबारी एक थाना है, ठीक है, ये थाना ना तो इंडिया में आ रहा था, ना तो पाकिस्तान में आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए क्लेम किया, पाकिस्तान वाला बोला मेरा है, इंडिया वाला बोला मेरा है। तो वही मामला में कि ये थाना किसके में जाएगा, है ना, या कुछ एरिया जो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा पा रहा है कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, उस उस मामले के लिए बेरूबारी मामला आया, और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि ये इंडिया में रहेगा और कुछ पार्ट पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, वही इसका डिसीजन था, वो था हमारा बेरूबारी मामला। आगे बात करते हैं, इसको ग्रुप में पढ़ना है, 15वां, 31वां और 61वां। देखिए, इसको याद करना क्या है कि कुछ का बढ़ाया गया या कुछ का घटाया गया, यही याद इसका ट्रिक है। जैसे देखिए, 61वां जो है, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या किया था, वोट देने का जो एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। यानी कि पहले वोट देते थे 21 साल में, अब वोट देते हैं 18 साल में, वोट देने का आयु घटा दिया गया, वो है 61वां। उसी तरह 15वां संविधान संशोधन जो है, हाई कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट जज पहले 60 साल में रिटायर करता था, अब 62 साल में रिटायर करेगा। और 31वां क्या है, लोकसभा सदस्य का आयु, सदस्यों की संख्या पहले 525 होती थी और अब 545, यानी कि कुछ बढ़ाना घटाना ही इस तीनों से संबंधित है। आप याद कैसे रखेंगे, 15 डबल कीजिए, एक जोड़ दीजिए, 15 दूनी 30 प्लस एक, फिर 30, 30 दूनी 60 प्लस एक, यानी कि डबल प्लस एक, 15, 31, 61। ग्रुप में याद रखना है आपको, कभी भी अकेला नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, ग्रुप में, ग्रुप में याद रखना है। तो ग्रुप में याद रखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। जैसे 15 का बात करते हैं, तो हाई कोर्ट के, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, सेवानिवृत्ति आयु, ठीक है, कितना से कितना कर दिया, 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दिया, यानी कि 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया। आगे बात करते हैं, 31वां संविधान संशोधन में क्या किया, लोकसभा के सदस्य की संख्या, लोकसभा में पहले कितना सदस्य होता था, बाद में कितना किया गया, सदस्य की संख्या को बढ़ाकर बढ़ाकर 525 से 545 किया गया, 525 से 545 किया गया। अगला 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, वोट देने का जो न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु, वोट देने की मिनिमम एज, मिनिमम एज, इसको क्या किया गया, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। यानी कि आप समझिए, इस तीनों आर्टिकल में
कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। कैसे याद रखिएगा? 15 दूनी 30 प्लस 1, 30 दूनी 60 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन बढ़ा चुके हैं। ये जो आपका यहाँ पर बताए थे मौलिक कर्तव्य है, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें आपको 10 पॉइंट था, इसका 11वां पॉइंट जो था 11th पॉइंट वो इस 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यानी कि इसमें क्या किया गया था? 3 चीज जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात करता है। और आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्य है उसका 11वां बिंदु, 11वां पॉइंट को जोड़ा। ठीक है, ये क्या बोलता है? प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ये बोलता है आर्टिकल 51A का 11वां पॉइंट। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये क्या बोलता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात करता है, और अनिवार्य शिक्षा का बात करता है। और आपको जब भी याद रखना है तो ये दोनों आर्टिकल एक साथ, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51 एक साथ याद करना है। और इसके साथ सेम आर्टिकल एगो है डीपीएसपी में, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 भी आपका सेम आर्टिकल है, तो इस तीनों के बराबर आर्टिकल 21, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 45। ये आर्टिकल 45 भी बोलता है एक अभिभावक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो ये आपको याद रखना है, तीनों आर्टिकल सेम है। आर्टिकल 21A भी सेम है, आर्टिकल 51A का 11वां पॉइंट भी सेम है, और 45 भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या बोलता है? SC ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की गई। SC ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की गई। यानी कि पहले SC और ST एक में था, किसमें था? आर्टिकल 338 में था, आर्टिकल 338 में था। यानी कि SC और ST इसी में था दोनों। लेकिन बाद में क्या हुआ? 338 में केवल SC के लिए रखा गया, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। और एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 338A, और ये क्या हो गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये ST के लिए हो गया। यानी कि 338 हो गया SC के लिए, और 338A हो गया ST के लिए। और इस दोनों को अलग करने का बात कौन किया गया था? SC ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की थी। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में बात की गई थी। ठीक है, याद रखिए यही चीज आपका एक NCBC भी आया था, 338B में था। 338B जो है वो है NCBC, लेकिन इसका अलग है। इसका क्या है? वह 102वां संविधान संशोधन है, 102nd संविधान संशोधन, ये बाद में बताएंगे। इसका 102वां संविधान संशोधन है, तो अभी बता दिए, बाद में पढ़ लीजिएगा इसको। आगे आते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन, ये क्या बोलता है? मंत्री परिषद में दल बदल में संशोधन, दल बदल में संशोधन। ये पहले क्या होता था ना कि आदमी को जिधर पूरी उधर मुड़ी कर लेता था। यानी कि अगर कांग्रेस में सीट मिला तो कांग्रेस में चला गया, मन किया तो वो फिर तुरंत बीजेपी में चला गया, तुरंत अपना पार्टी बदल लेता था। पार्टी बदलने के लिए एक अकेला आदमी काफी नहीं होगा। पार्टी बदलने के लिए जितनी भी सदस्य की संख्या होगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उसमें मिनिमम 15% उसकी संख्या होनी चाहिए, तभी वो दल बदल कर सकता है। यानी कि 15% सदस्य है, जितना भी सीट है उसका 15% सदस्य अगर एक साथ झुंड में उठ के जाता है तो दल बदल कर सकता है, एक अकेला आदमी नहीं जा सकता है। यानी कि इसका अगर बात करें कि क्या हो जाएगा, सदस्य संख्या जो है, सदस्य संख्या लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो में मिनिमम कितना दल बदल कर सकता है? मिनिमम जो है 15% होना चाहिए दल बदल के लिए, 15% होगी। मिनिमम कितना होगी? 15%। 15% एक साथ दल बदल कर सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और इस 15% में सीएम शामिल होगा, हाँ, इंक्लूडिंग सीएम, इंक्लूडिंग सीएम, सीएम को ऐड करके 15%। ठीक है, सीएम को ऐड करके 15% होना चाहिए। और बात करें कि ये जो दल बदल है इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है ये 10% है। यानी कि अगर 10% भी आदमी हो गया तो भाई अपना दल बदल सकते हैं।
दिल्ली के लिए अलग रूल है, बाकी सब जितना भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, सब के लिए 15%। आगे बात करते हैं 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन का बात करते हैं। आर्टिकल 19 में कुछ प्रतिबंध लगाया था। आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। क्या किया गया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 में कुछ प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। यानी कि आप भाई अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता है तो कहीं भी जाकर किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वो उसका मान हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप कहीं भी खुलेआम मतलब हड़ताल नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप हड़ताल कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज ऐड किया गया था उसमें। आगे बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? ये कहता है कि संसद जो है वो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। यानी कि संसद जो है वो आपका मूल अधिकार में भी, यानी कि फंडामेंटल राइट में भी आपका अमेंडमेंट कर सकती है, में संशोधन कर सकती है। और अगर बात करें 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन का बात करें, जो आपका शिक्षण संस्थान है वहां पर SC ST OBC के सीट का आरक्षण की बात की गई है। यानी कि पहले तो था नौकरी में, लेकिन अब शिक्षण में, और ये 2006 में, 2006 आपको ईयर याद रखना है। शिक्षण संस्थान में SC ST OBC का आरक्षण, SC ST OBC के सीट का आरक्षण, सीट का आरक्षण। अब बात करते हैं 96वां संविधान संशोधन। 96वां संविधान संशोधन जो है वो 8वां शेड्यूल यानी कि 8वां 8th अनुसूची में कुछ बदलाव करता है। 8th अनुसूची में हम लोग पढ़े हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है टोटल कितना है? 22 है। इसमें पहले एक भाषा था जिसको उड़िया बोलते थे, इस उड़िया का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया गया। ओडिया, ओडिया, ठीक है। तो यही चीज है आपका 8वां अनुसूची में क्या किया गया? उड़िया के स्थान पर उड़िया को चेंज करके क्या बना दिया गया? ओडिया, 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 ठीक है। उड़िया की जगह ओडिया, बस यही है। आगे बढ़ते हैं 97वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? आर्टिकल 19 का 1 का सी जोड़ा, यानी कि इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। यानी कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार, और ये अधिकार चूंकि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है इसलिए मौलिक अधिकार है। और सहकारी समिति का अगर हम लोग बात करें तो सहकारी समिति कहाँ आता है? पार्ट 9B में आता है। याद कीजिए पार्ट 9B में आता है। और आर्टिकल का बात करें, आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT, ठीक है, याद कर लीजिए। आर्टिकल 9B में आता है, 243 ZH से ZT तक आता है सहकारी समिति, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है सहकारी समिति। और एक आर्टिकल ये सहकारी समिति का DPSP में भी है। DPSP में 43B में है, आर्टिकल 43B में है। और ये आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि राज्य में सहकारी समिति बनाने का प्रावधान होना चाहिए, और इसी 43B का यूज करते हुए आर्टिकल 19C बना दिया, यानी कि इसको मौलिक अधिकार बना दिया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात करें तो ये बोलता है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और आर्टिकल का अगर बात करें 239AA, 239AA। 99वां संविधान संशोधन का बात किया गया। देखिए पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती थी कोलोजियम पद्धति से, बाद में इसको हटाकर आदमी लोग क्या सोचा? NJAC यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति करेंगे। तो जज लोग सब क्या करता है? कोलोजियम पद्धति को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मानता है। क्यों मानता है कोलोजियम पद्धति को? क्योंकि उसमें क्या होता है, थोड़ा सा भाई भतीजावाद भी चलता है। यानी कि एक जज अगर किसी का सिफारिश कर दिए उसको जज बनने में आसानी होता है। लेकिन जो नया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बन रहा था इसमें तो ऐसा नहीं ना होगा, इसमें कुछ सुधार कर दिया जाएगा। तो देखिए कुछ चीज कोलोजियम में भी अच्छा है, कुछ चीज कोलोजियम में भी अच्छा है, ठीक है। और कुछ चीज राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बन रहा था उसमें भी अच्छा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजे को तुम चेंज कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? भाई एकरा हम नहीं मानेंगे, उसको तुरंत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यानी कि ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट के
जज की नियुक्ति किससे होती थी? कोलोजियम पद्धति से होती थी। कोलोजियम पद्धति से होती है, ठीक है, अभी भी होती है, ठीक है। लेकिन इसे हटाकर किसका गठन का बात किया गया था? इसे हटाकर, कोलोजियम पद्धति को हटाकर, इसे हटाकर एनजेएसी यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, का गठन किया गया था। अब बोला था कि यही कमिटी डिसाइड करेगी, एनजेएसी, कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा। यानी कि अब जज जो है अपना बेटा को, अपना फूफा का बेटा को, अपना मौसी का बेटा को जज नहीं बना सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट का जज लोग में खलबली मचा, बोला ना ये रूल नहीं लागू होने देंगे, ये रूल को लागू नहीं होने देंगे। ये लोग क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जो था इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन का अगर हम लोग बात करें तो ये 2015 में आया था। 3 बीघा कॉरिडोर, इसको क्या बोलते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर। और 3 बीघा कॉरिडोर जो था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन विवाद था, भूमि हस्तांतरण का मामला था। इंडिया और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का मामला था, हस्तांतरण का मामला था। यानी कि कुछ जमीन पे विवाद था, ये भारत लेगा कि बांग्लादेश लेगा। हुआ क्या कि जो 100 है इसको 50-50 पे बांट दिया, यानी कि 50 जो है वो भारत लो, 50 जो है वो बांग्लादेश लो। आप याद याद रखते हैं, इंडिया को कितना मिला? 50%, बांग्लादेश को कितना मिला? 50%, और 50-50 हो गया 100, यानी कि 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भूमि का विवाद, भूमि हस्तांतरण। 101 का बात करते हैं। 1 रुपया का दक्षिणा, दक्षिणा जीएसटी, जीएसटी बिल, जीएसटी बिल प्रावधान। बोला कि जितना भी बिल बनाओगे 1 रुपया दक्षिणा ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे आपसे, 101 रुपया। और ये 2017 से शुरू हुआ था, ठीक, कब लागू हुआ? 2017 से लागू। और जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। आगे बात करते हैं। 102वां संविधान संशोधन, ओबीसी आयोग। ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन हुआ, इसको बोलते हैं एनसीबीसी। और ये एनसीबीसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल बताइए, 338 बी में, 338 बी में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे 103, 103 देखिए नाम से पड़ता है ईडब्ल्यूएस, कितना वर्ड है? ईडब्ल्यूएस 3 गो वर्ड है, यानी कि 103, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, आरक्षण इसमें याद रखिए। ईडब्ल्यूएस क्या वर्ड हुआ? 1 2 3, 3 यानी कि 103। अब 104वां संविधान संशोधन, ये क्या बोलता है? इसमें दो चीज बोलता है। एक तो एससी एसटी का जो आरक्षण है वो प्रत्येक 10 साल बढ़ता है, तो इसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा, यानी कि अब 2029 तक रहेगा एससी एसटी का आरक्षण। फिर 2029 में हो सकता है 10 साल के लिए बढ़ा दे, ठीक है। तो ये 10 साल के लिए बढ़ रहा है। अगला देखिए, और क्या हुआ इसमें? एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया, यानी कि एंग्लो इंडियन को जो चुनता था ना राज्यसभा लोकसभा में, वो मनोनयन समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन का। अगर बात करें तो ये क्या है? ये बोलता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, यानी कि एसईबीसी, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या करेंगे? उसका सूची तैयार करने का बात किया गया कि उसकी सूची तैयार कर, ठीक है, उसकी आप सूची तैयार कर लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए? उसका उन्नति के लिए कुछ विशेष उपबंध कीजिए, और ये उपबंध करने की शक्ति राज्य सरकार को दिया गया। सूची तैयार कर, विशेष उपबंध, उसके लिए स्पेशल आप कुछ उपबंध लाइए। विशेष उपबंध करने की शक्ति किसको दी गई? करने की शक्ति दी गई स्टेट गवर्नमेंट, किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई,
स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। आगे बात करें 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन का बात करें, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में क्या किया, महिलाओं के लिए 33%। और विधानसभा के साथ साथ आप दिल्ली में भी बात कर लीजिए, और राजधानी दिल्ली, यानी कि राजधानी दिल्ली विधानसभा भी ऐड कर लीजिए इसमें, दिल्ली का भी बात कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा तो है ही, विधानसभा तो है ही, और दिल्ली में भी बात कर लीजिए, तो क्या होगा, महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण का बात किया गया, 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान दिया गया। 33% आरक्षण में कर लीजिए यहाँ पे, प्रदान करने का प्रावधान, ठीक है। और अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे, ये जो प्रावधान किया गया था वो किस योजना के तहत किया गया था, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, ठीक है। और नारी शक्ति वंदना अधिनियम तो हो ही गया। कितना साल के लिए भी किया गया 33% आरक्षण, कहाँ पर, लोकसभा विधानसभा में, ये किया गया है 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जितना भी टॉपिक मैंने आज बताया वो सारा कंप्लीट कर दिया, बहुत ब्रीफली में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में पूछे और आपका क्वेश्चन एक दो इससे लड़ जाए, ठीक है। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आज का क्लास मेरा कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।